गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरस्तु का अंतिम जो बिंदु है उसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो अरस्तु ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉलिटिक्स के 5वें भाग में क्रांति के कारणों की चर्चा करता है और 7वें भाग में वो क्रांति के रोकने के उपाय सुझाव के बारे में बात करता है। क्रांति का अरस्तु के अनुसार जो अर्थ होगा उसका मतलब ये यहाँ क्रांति का मतलब युद्ध से नहीं है, संघर्ष से नहीं है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब होता है सरकार या संविधान में परिवर्तन, अर्थात जो सिस्टम चल रहा है उसमें सुधार करना या उसको चेंज करना, छोटा बड़ा करना। इस प्रकार का जो सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन में जो परिवर्तन होता है अरस्तु के अनुसार वो एक क्रांति होती है। अर्थात संविधान में होने वाला छोटा या बड़ा परिवर्तन अरस्तु के अनुसार क्रांति होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब युद्ध या संघर्ष से नहीं है। युद्ध या संघर्ष से क्रांति का जो आम अर्थ लगाया जाता है वो नहीं है, जबकि अरस्तु के अनुसार क्रांति का मतलब होता है सरकार या संविधान के अंदर छोटा या बड़ा परिवर्तन जो होता है, चेंजेज जो होते हैं, अरस्तु के अनुसार वो क्रांति की श्रेणी में आएंगे। अरस्तु ने जो अपनी पुस्तक थी पॉलिटिक्स उसके 5वें भाग में क्रांति के कारण बताए और 7वें भाग में इसके क्रांति नहीं हो इसको रोकने के उपाय के बारे में बात करी है। अरस्तु के अनुसार 5 प्रकार की क्रांतियां हैं। यह भी आपके सवाल आ सकता है कि अरस्तु के अनुसार किन्हीं 2 क्रांतियों के नाम लिखें। तो अरस्तु के अनुसार अरस्तु 5 प्रकार की क्रांति बताता है। आंशिक क्रांति या पूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति या रक्तपूर्ण क्रांति, व्यक्तिगत क्रांति या गैर व्यक्तिगत क्रांति, वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति और वाग्वीरों की क्रांति। इस प्रकार से अरस्तु 5 प्रकार की क्रांतियों के बारे में बताता है। क्रांति अरस्तु के अनुसार किसी शासन व्यवस्था के अंदर क्रांति क्यों होती है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो अरस्तु के अनुसार 3 प्रकार के कारण हैं क्रांति होने के। किसी भी सिस्टम के अंदर, कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम के अंदर क्रांति क्यों होती है इसका अध्ययन बहुत बारीकी से अरस्तु ने किया है और उनके आधार पर 3 प्रकार की कारण हैं जिनके आधार पर क्रांति हो सकती है। पहला सामान्य कारण है, विशेष कारण और विशेष व्यवस्थाओं में होने वाली क्रांतियों के विशेष कारण। तो 3 प्रकार के कारण हो गए, सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष व्यवस्थाओं में। व्यवस्था से मतलब है शासन व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं में होने वाले क्रांति के विशेष कारण हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य कारण में पहला जो कारण बताता है असमानता, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तु सामान्य कारण, जो अरस्तु का सामान्य कारण है, दूसरा विशेष कारण और विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण। 3 प्रकार के कारण हैं। तो सामान्य जो कारण है उसके अंदर पहला है असमानता, दूसरा है अन्याय। इस आधार पर अगर शासक अपनी जनता से असमान व्यवहार करता है या अन्याय करता है तो उस शासन व्यवस्था में क्रांति होने का सामान्य कारण हो सकता है। दूसरा कारण अरस्तु बताता है विशेष कारण। उसके अंदर 3-4 बातें बताई गई हैं। घृणास्पद शासन, अर्थात घृणा की दृष्टि से किया गया शासन, अर्थात किसी व्यक्ति को घृणित दृष्टि से देखना शासन का गुण नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो उस शासन व्यवस्था के अंदर अरस्तु के अनुसार क्रांति हो सकती है। सूक्ष्म घटनाओं की अवहेलना, कई बार क्या होता है कि शासन व्यवस्था के अंदर कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर शासक का ध्यान नहीं जाता है या शासक उन छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर कर देता है। इग्नोर करने से वो एक दिन क्रांति का रूप ले सकती है। अर्थात अरस्तु ने यह बताया है कि सूक्ष्म घटनाओं की अवहेलना करना एक बहुत बड़ा क्रांति कारण बन सकता है। उच्च पदों पर विदेशियों की नियुक्ति अगर कोई शासक कर देता है, अर्थात
किसी भी शासन व्यवस्था के जो हायर पोस्ट होती हैं उन पोस्टों पे अगर विदेशी व्यक्ति या अनक्वालिफाइड व्यक्ति की अपॉइंटमेंट शासक के द्वारा कर दी जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्वालिफाइड और योग्य व्यक्ति होते हैं उस देश के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर असमानता की भावना घर करेगी और ऐसी स्थिति में उस सिस्टम के विरुद्ध वो आम जनता एक क्रांति का रूप धारण कर सकती है। अर्थात अरस्तु कहता है कि अगर शासक ने उच्च पदों पर विदेशियों की नियुक्ति कर देता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उस शासन व्यवस्था के अंदर क्रांति का कारण बनता है। अगला बिंदु देखते हैं, लोभ पर आधारित शासन। कोई भी शासक होगा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके स्वार्थ, उनका अंतिम लक्ष्य लोभ होगा, लालच होगा या कुल मिला के वो धन संपदा इकट्ठी करने में लगे रहेंगे तो उस देश, उस प्रांत में भी क्रांति हो सकती है। अर्थात ये क्रांति के विशेष कारण हैं। विशेष कारण के अंदर हम देख सकते हैं घृणा का शासन हो, सूक्ष्म घटनाओं की अवहेलना हो, उच्च पदों पर विदेशियों को अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, लोभ पर आधारित शासन हो, तो ये कारण एक विशेष कारण बनते हैं। किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो उस शासन व्यवस्था में क्रांति होना असंभावी है, यानी क्रांति वहाँ होगी। अरस्तु तीसरा जो बताता है, विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण होते हैं। अरस्तु कहता है कि विशेष व्यवस्थाओं में जैसे कई प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, ज़्यादातर आज वर्तमान के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अरस्तु के अनुसार पहले जो शासन व्यवस्थाएं थी उनमें विशेष कारण हो सकते हैं। इस प्रकार से पहला जो है, राजतंत्र के अंदर राजकुल में कलह या विशेष व्यक्ति का अपमान अगर कर दिया जाए तो उस राजतंत्र के अंदर क्रांति हो सकती है। निरंकुश तंत्र के अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासन अगर हो गया तो क्रांति होना संभव है। कुलीन तंत्र के अंदर धनिक वर्ग की अगर उपेक्षा कर दी आपने तो कुलीन तंत्र के विरुद्ध क्रांति हो गई। वर्ग तंत्र के अंदर अगर आपने निम्न वर्ग की उपेक्षा कर दी तो वहाँ क्रांति पक्की होगी। संवैधानिक तंत्र विधि के शासन की अगर आपने अवहेलना कर दी, जिसको संवैधानिक तंत्र को अरस्तु पॉलिटी कहता है, और ये सबसे उत्कृष्ट प्रकार की शासन व्यवस्था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संविधानों का जो वर्गीकरण किया था, तो अरस्तु के अनुसार ये पॉलिटी सबसे उत्कृष्ट शासन व्यवस्था है। अगर इसमें विधि के शासन की अवहेलना होगी तो यहाँ क्रांति का जन्म होगा। इस प्रकार से अरस्तु कहता है कि विशेष शासन व्यवस्था में विशेष प्रकार की क्रांतियाँ होती हैं और उनके कुछ कारण अलग होते हैं। प्रजातंत्र के अंदर वाक्पटुओं का प्रभाव, अर्थात जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो उनके अगर शासक उनके फेवर में आ जाता है या उनकी बात मानने लग जाता है तो लोकतंत्र के अंदर क्रांति होना बिल्कुल लाजमी है और होगी। तो अरस्तु जिस प्रकार से ये कहता है कि क्रांति क्या होती है, तो मैं आपको इस वीडियो को समराइज करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अरस्तु के अनुसार क्रांति संविधानों में परिवर्तन है, सरकार में परिवर्तन, चाहे परिवर्तन छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो क्रांति कहलाती है। अरस्तु के अनुसार एक क्रांति 5 प्रकार की बताई गई है। आगे चलते हैं, अरस्तु के अनुसार इस क्रांति के क्या कारण हैं। तो अरस्तु के अनुसार क्रांति के 3 कारण हैं, सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष व्यवस्थाओं में विशेष कारण। सामान्य कारण के अंदर असमानता, अन्याय, विशेष कारण के अंदर ये 4 बातें मैंने बताई आपको, और विशेष व्यवस्थाओं में जो कारण हो सकते हैं वो मोटे मोटे कारण यहाँ हैं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। इसी का सेकंड वीडियो आप कल देखेंगे। थैंक यू।